आदाब नाजरीन, खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं रेशमा आपके साथ। आइए हेडलाइंस पर नजर डालते हैं। पीएम मोदी ने पेरिस एआई एक्शन समिट से किया खिताब। एआई टेक्नोलॉजी को बाहमी ताउन से इख्तरा और इंसानी फलाह व बहबूद के लिए इस्तेमाल करने पर दिया जोर। कहा सेहत, तालीम, ज़राअत और दीगर शोबों में एआई लोगों की जिंदगियों में ला सकता है तब्दीली। इंडिया एनर्जी वीक 2025 का दिल्ली में आगाज। वजीर आजम ने तवानाई के शोबे में सरमायाकारी पर दिया जोर। कहा 2030 तक 500 गीगावाट काबिल तजदीद तवानाई हासिल करने का है हदफ। एरो इंडिया के दूसरे दिन आज राजनाथ सिंह ने दोस्त ममालिक से की दहशतगर्दी और साइबर जराइम से निपटने के लिए मुत्तहिद होने की अपील। आलमी प्लेटफॉर्म पर भारत की शिरकत को बताया अहम। पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों में बजट पर बहस। वजीर खजाना निर्मला सीतारमण लोकसभा में बहस का दे रही हैं जवाब। मरकजी वजीर जेपी नड्डा ने अपोजिशन पर हिंदुस्तानी सकाफत की मुखालफत करने का लगाया इल्जाम। महाकुंभ में 45 करोड़ से ज्यादा लोगों ने किया स्नान। वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने कल माघ पूर्णिमा से कबल तैयारियों का लिया जायजा। गाड़ियों और पैदल चलने वालों के लिए ट्रैफिक के खुसूसी इंतजाम। तो आइए अब खबरों पर डालते हैं तफसील से नजर। और सबसे पहले आपको बता दें कि वजीर खजाना निर्मला सीतारमण इस वक्त लोकसभा में बजट पर बहस का जवाब दे रही हैं। इससे कबल राज्यसभा में वक्फा सवालात के दौरान वजीर खजाना निर्मला सीतारमण ने कहा कि जीएसटी को नस्ल में रियासतों के वज़राए खजाना का अहम किरदार है। हुकूमत जीएसटी के अमल को आसान बनाने के लिए मुसलसल काम कर रही है और उनके मसाइल को हल करने की कोशिश कर रही है। और आइए अब बात करते हैं वजीर आजम के फ्रांस के दौरे से मुतालिक खबरों की। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने फ्रांस के सदर इमैनुअल मैक्रों के साथ पेरिस में जारी एआई कॉन्फ्रेंस की मुश्तरका तौर पर सदारत की। वजीर आजम ने एक जामी, महफूज और काबिल एतमाद अंदाज में एआई टेक्नोलॉजी को बाहमी ताउन से इख्तरा और इंसानी फलाह व बहबूद के लिए इस्तेमाल करने पर जोर दिया। AI is already reshaping our polity, our economy, our security, and even our society. AI is writing the code for humanity in this century. But it is very different from other technology milestones in human history. AI is developing at an unprecedented scale and speed and being adapted and deployed even faster. There is also a deep interdependence across borders. Therefore, there is a need for collective global efforts to establish governance and standards that uphold our shared values, address risks, and build trust. वजीर आजम ने कहा कि एआई के हवाले से एक बड़ा खौफ मुलाजमतों के ज़ाय होने का है, लेकिन तारीख गवाह है कि टेक्नोलॉजी ने रोजगार की नई अक़साम पैदा की हैं। लोगों की स्किलिंग और री स्किलिंग की जरूरत है। Loss of jobs is AI's most feared disruption. But history has shown that work does not disappear due to technology. Its nature changes and new types of jobs are created.
We need to invest in skilling and reskilling our people for an AI-driven future. उन्होंने कहा कि मसनूई ज़हानत यानी AI के बढ़ते हुए असर और रसूख के पेश नज़र भारत बहुत से स्टार्टअप्स और टेक्नोलॉजीज तैयार करने पर तवज्जो दे रहा है। बहुत से भारतीय AI स्टार्टअप रोबोटिक्स, सेहत की देखभाल और तर्जुमे में काम कर रहे हैं। वज़ीर आज़म ने कहा कि पायदार तरक्की के हदफ को हासिल करने में AI मददगार साबित होगा। AI can help transform millions of lives by improving health, education, agriculture, and so much more. It can help create a world in which the journey to sustainable development goals becomes easier and faster. हिफाजत के नुक्ता नज़र से AI के खतरात, AI कंट्रोल, AI खदमात, इसके फ़वाइद और दुनिया के तमाम ममालिक की तरफ से AI के यकसा इस्तेमाल के बारे में वज़ीर आज़म ने कहा कि एक मशीन इंसान की मालिक नहीं हो सकती। ऐसे में सबको अपनी जिम्मेदारी समझनी होगी। We are at the dawn of the AI age that will shape the course of humanity. Some people worry about machines becoming superior in intelligence to humans, but no one holds the key to our collective future and shared destiny other than us humans. That sense of responsibility must guide us. वज़ीर आज़म ने कहा कि भारत AI को अपनाने, अवामी मफाद के लिए AI एप्लीकेशंस बनाने और डेटा की राजदारी को बरकरार रखने के लिए काम कर रहा है। भारत के पास AI टेक्नोलॉजी पर काम करने के लिए हुनरमंद अफरादी कुव्वत भी है। Today, India leads in AI adoption and techno-legal solutions on data privacy. We are developing AI applications for public good. We have one of the world's largest AI talent pools. India is building its own large language model considering our diversity. And India is ready to share its experience and expertise to ensure that AI future is for good and for all. तो नाज़रीन, ये थी वज़ीर आज़म के फ्रांस के दौरे से मुताल्लिक़ खबरें। आइए आगे बढ़ते हैं बुलेटिन में। इंडिया एनर्जी हफ्ता 2025 आज दिल्ली के यशोभूमि कन्वेंशन सेंटर में शुरू हुआ। पेट्रोलियम और कुदरती गैस के मरकजी वजीर हरदीप सिंह पुरी ने इंडिया एनर्जी वीक 2025 की इफ्तिताही तकरीब में OALP हिड राउंड एक्स का आगाज किया। इंडिया एनर्जी वीक 2025 आलमी रहनुमाओं, पॉलिसी साजों और सनतकारों को एक साफ, खुद इन्हिसारी और टेक्नोलॉजी पर मबनी तवानाई के मंजरनामे के लिए इकट्ठा कर रहा है। कॉन्फ्रेंस तवानाई की हिफाजत, मुंतकली और इख्तरा जैसे मौज़ूआत पर मरकूज है। वजारती सतह और CEO की शिरकत, नुमाइश की जगह और सेशंस की तादाद के लिहाज से ये दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा एनर्जी इवेंट है। हिंदुस्तान और बैरून मुल्क से 700 से ज्यादा नुमाइश कुनंदगान, 500 से ज्यादा मुकर्ररीन के साथ साथ 70,000 मंदूबीन इसमें हिस्सा ले रहे हैं।
वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने इंडिया एनर्जी वीक 2025 से वर्चुअल तौर पर खिताब करते हुए कहा कि हिंदुस्तान बहुत तेज रफ्तारी से एनर्जी मोबिलिटी की तरफ बढ़ रहा है। हिंदुस्तान की तवज्जो मेक इन इंडिया पर है। उन्होंने कहा कि आज हिंदुस्तान दुनिया में शमसी तवानाई के इस्तेमाल वाला सबसे बड़ा मुल्क है। उन्होंने तवानाई के शोबे में हिंदुस्तान के अहदाफ के बारे में बात की। भारत ग्लोबल सस्टेनेबिलिटी के लिए कमिटेड है। इससे भारत के एनर्जी सेक्टर में नई संभावनाएं तैयार हो रही हैं। साथियों, विकसित भारत के लिए अगले 2 दशक बहुत अहम है और इसमें आने वाले 5 साल में हम अनेक बड़े पड़ाव पार करने वाले हैं। हमारे बहुत सारे एनर्जी गोल्स 2030 की डेडलाइन के हिसाब से अलाइन किए गए हैं। साल 2030 तक हम 500 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी ऐड करना चाहते हैं। साल 2030 तक भारतीय रेलवे ने नेट जीरो कार्बन एमिशन का टारगेट रखा है। साल 2030 तक हम हर साल 5 मिलियन मैट्रिक टन ग्रीन हाइड्रोजन कर सके, ये हमारा लक्ष्य है। हमारे ये टारगेट्स काफी एम्बिशियस लग सकते हैं, लेकिन बीते 10 साल में जो भारत ने हासिल किया है, उससे ये विश्वास पैदा हुआ है कि ये टारगेट भी हम जरूर हासिल कर लेंगे। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि हिंदुस्तान अपने हाइड्रोकार्बन वसाइल को बढ़ाने के लिए मुसलसल काम कर रहा है। भारत अपने हाइड्रोकार्बन रिसोर्सेज के पोटेंशियल को पूरी तरह से एक्सप्लोर करने के लिए निरंतर रिफॉर्म्स कर रहा है। बड़ी डिस्कवरीज और गैस इंफ्रास्ट्रक्चर के व्यापक विस्तार के कारण हमारा गैस सेक्टर एक्सपांड कर रहा है। इससे हमारे एनर्जी मिक्स में नेचुरल गैस का शेयर बढ़ा है। भारत अभी 4th लार्जेस्ट रिफाइनिंग हब है और हम अपनी कैपेसिटी 20% तक बढ़ाने में जुटे हैं। वज़ीर-ए-आज़म ने ग्रीन एनर्जी को फरोग देने के लिए मुल्क के बजट में किए गए ऐलानात के बारे में मालूमात दी। सरकार ने ईवी और मोबाइल फोन बैटरी की मैन्युफैक्चरिंग से जुड़ी कई चीजों को बेसिक कस्टम ड्यूटी से बाहर किया है। कोबाल्ट पाउडर, लिथियम आयन बैटरी वेस्ट, लेड, जिंक, ऐसे अनेक क्रिटिकल मिनरल से ड्यूटी हटा दी गई है। नेशनल क्रिटिकल मिनरल्स मिशन भी भारत में एक सशक्त सप्लाई चेन के निर्माण में बड़ी भूमिका निभाएगा। नॉन लिथियम बैटरी इकोसिस्टम को प्रमोट करने की दिशा में भी हम आगे बढ़ रहे हैं। इस वर्ष के बजट में हमने न्यूक्लियर एनर्जी सेक्टर को भी ओपन कर दिया है। एनर्जी में हो रहा हर इन्वेस्टमेंट नौजवानों के लिए नई जॉब्स क्रिएट कर रहा है, ग्रीन जॉब्स के अवसर बना रहा है। साथियों, भारत के एनर्जी सेक्टर को मजबूती देने के लिए हम इसे जनता की पावर से लेस कर रहे हैं। अगली खबर का रुख करते हैं। वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने बेंगलुरु में मुनक़िदा एरो इंडिया के दूसरे दिन दोस्त ममालिक के वज़राए दिफा की कॉन्फ्रेंस में शिरकत की। इस मौके पर राजनाथ सिंह ने दिफा से मुताल्लिक़ एक किताब का इजरा किया। इसके अलावा भारत की दिफाई सलाहियतों पर एक मुख्तसर फिल्म भी दिखाई गई।
भारत यहाँ बैनुल-अक़वामी दिफा और आलमी तालमेल के जरिए लचीलेपन की तामीर के मौजू पर वज़राए दिफा की कॉन्फ्रेंस की मेजबानी कर रहा है। इस कॉन्फ्रेंस में वज़ीर दिफा ने दहशतगर्दी, साइबर क्राइम, इंसानी बहरान और मौसमियाती आफात के चैलेंजों से मुश्तरका तौर पर निपटने की जरूरत पर जोर दिया। The challenges we face from terrorism and cybercrime to humanitarian crisis and climate-induced disasters transcend borders, and they demand a united response. The Bridge Initiative represents our commitment to transforming dialogue into actionable outcomes, fostering partnerships that are resilient, adaptable, and forward-looking. वज़ीर दिफा ने कहा कि भारत इख्तराई, मसावी और देरपा हल तलाश करने को तमाम ममालिक के साथ मिलकर काम करने के लिए तैयार है। Stands ready to work with all nations in crafting solutions that are innovative, equitable, and sustainable. Together, we can build a future where security and prosperity go hand in hand, ensuring peace and stability for generations to come. और शहरी हवाबाजी के वजीर राम मोहन नायडू ने बेंगलुरु में मुनक्किदा एरो इंडिया 2025 में शिरकत की। इस दौरान उन्होंने यशस HJT-36 में उड़ान भरी, जिसे हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने तैयार किया था। यशस HJT-36 मुल्क में तैयार किया गया एक जेट जहाज है जो एरो स्पेस और दिफाई मैन्युफैक्चरिंग में हिंदुस्तान की सलाहियतों को उजागर करता है। राम मोहन नायडू ने अपने तजुर्बे का इश्तराक करते हुए कहा कि मुल्क का ये जेट जहाज खुद कफील भारत के विजन के तहत दिफाई साजो सामान की तैयारी में खुद किफालत हासिल करने के लिए एक काबिल जिक्र पेशरफ्त की अक्कासी करता है। दिल्ली में शिकस्त के बाद दिल्ली के कपूरथला हाउस में आम आदमी पार्टी की मीटिंग हुई। आप कन्वीनर अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, पंजाब के वजीर आला भगवंत मान और पंजाब के कई MLAs और MP इस मीटिंग में शरीक हुए। दरअसल दिल्ली में शिकस्त के बाद पंजाब में पार्टी की रियासती इकाई में अंदरूनी बेचैनी फैल रही है, इसलिए आज की मीटिंग में दिल्ली असेंबली इंतखाबात में शिकस्त पर बहस की गई। खास बात यह है कि पंजाब के CM भगवंत मान ने दिल्ली में पार्टी उम्मीदवारों के लिए भरपूर मुहिम चलाई थी। मान ने काबीना के वुज़रा, MLAs और पंजाब यूनिट के 200 ओहदेदारों के साथ इंतखाबात के लिए मुहिम चलाई थी। पंजाब के वजीर आला भगवंत मान ने मीटिंग के बाद कहा कि हम सब मिलकर रियासत की तरक्की के लिए काम करेंगे, जिससे पंजाब मुल्क में तरक्की का मॉडल बनकर उभरेगा। क्योंकि पंजाब में हमारी सरकार जो है वो लोगों के हित में बहुत काम कर रही है। आज सब हम इकट्ठे मिलके, आज सारी पूरी हमारी दिल्ली की टीम भी सारी यहाँ पे थी, तो यही एक तहैया किया है कि हम पंजाब को 2 साल पढ़े अभी, पंजाब को एक ऐसा मॉडल बना देंगे कि उसको पूरे देश को दिखाएंगे। राज्यसभा MP स्वाति मालीवाल ने पंजाब हुकूमत पर करप्शन की संगीन इल्जामात लगाए हैं। दिल्ली में आम आदमी पार्टी के कन्वीनर अरविंद केजरीवाल पर सख्त हमला करते हुए उन्होंने कहा कि कुछ लोगों ने पंजाब को अपना जाती ATM समझना शुरू कर दिया है, जिसकी वजह से पंजाब के लोगों और वहां के MLA में काफी गुस्सा है। पंजाब को कुछ लोग आज अपना पर्सनल ATM मानने लग गए हैं। जगह जगह सैंड माइनिंग खुलेआम हो रही है, ट्रांसफ़र पोस्टिंग्स में बहुत ज़्यादा भ्रष्टाचार है और यहाँ तक कि रियल एस्टेट डेवलपर से भी वसूली की जा रही है। इसको लेकर पंजाब के लोगों और काफ़ी MLAs में गुस्सा है। अरविंद केजरीवाल जी ने कुछ महीने पहले अपने गुंडे बिभव कुमार को चीफ एडवाइजर टू पंजाब चीफ मिनिस्टर अपॉइंट करवा दिया है। ये कई महीनों से ये गुंडा पंजाब में आखिर कर क्या रहा है? ये जो पंजाब से पैसा लूटा जा रहा है, क्या अब ये दिल्ली आ रहा है? और आइए अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश में चल रहे महाकुंभ मेले की।
वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने महाकुंभ के इंतजामात पर गुमराहकुन प्रोपेगेंडा करने पर एसपी पर तनकीद की। उन्होंने कहा कि प्रोपेगेंडा फैलाने वाले ये वही लोग हैं जिन्होंने उम्र भर हुकूमत से वीवीआईपी ट्रीटमेंट लिया। वो हमेशा भारत और सनातन धर्म की मुखालफत करते हैं। 30 दिन में 45 करोड़ श्रद्धालु अब तक वहां स्नान कर चुका है। आप मुझे बताओ, भारत और चीन के बाद किसी देश के पास 45 करोड़ की आबादी निवास करती है क्या? और एक अस्थायी शहर में 45 करोड़ श्रद्धालु आकर के डुबकी लगा करके चला जाए तो इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है। लेकिन जिनको नकारात्मकता फैलानी है, और नकारात्मकता फैलाने वाले कौन लोग हैं? ये नकारात्मकता फैलाने वाले वही लोग हैं जिन्होंने जीवन भर वीवीआईपी ट्रीटमेंट लिया है सरकार की। इसके साथ ही प्रयागराज महाकुंभ के मेले के इलाके में माघ पूर्णिमा के हवाले से ट्रैफिक के इंतजाम के लिए कई इक़दाम किए गए हैं। माघ पूर्णिमा त्यौहार से पहले इंतजामिया ने आज सुबह 4 बजे से ही महाकुंभ मेले के इलाके में गाड़ियों के लिए नो एंट्री नाफिज कर दी है। मेले वाले इलाके में इमरजेंसी सर्विसेज से मुताल्लिक गाड़ियों के अलावा तमाम गाड़ियों के दाखिले पर पाबंदी होगी। उसी वक्त अक़ीदतमंदों की गाड़ियां सुबह 4 बजे से 36 मखसूस पार्किंग जगहों पर खड़ी की जा रही हैं। जौनपुर, वाराणसी, मिर्जापुर, रीवा, बांदा, चित्रकूट, कानपुर, कौशाम्बी, लखनऊ, प्रतापगढ़ और अयोध्या प्रतापगढ़ से आने वाली गाड़ियों के लिए अलग अलग पार्किंग की जगह मुख्तस की गई हैं। इसके अलावा संगम जाने वाले अक़ीदतमंदों के लिए अलग रास्ते भी निशानजद किए गए हैं। तो नाज़रीन, ये थी उत्तर प्रदेश में जारी महाकुंभ मेले से मुताल्लिक़ खबरें। जनसंघ के बानी पंडित दीनदयाल उपाध्याय की आज बरसी है। भारत के जदीद दानिश्वरों और मुफक्करीन ने जदीद हिंदुस्तान को पहचाना और हिंदुस्तानियत की बुनियाद पर हिंदुस्तान के सुनहरे मुस्तकबिल का ख्वाब देखा, जिन्होंने समाज के आखिरी सिरे पर खड़े शख्स का भी ख्याल रखा और कहा कि समाज की आखिरी सफ में खड़े शख्स की निजात के बगैर कौम का अपने पैरों पर खड़ा होना मुश्किल है। बीजेपी दीनदयाल उपाध्याय की बरसी को समर्पण दिवस यानी यौम वक्फ के तौर पर मना रही है। बूथ सतह पर पुष्पांजलि प्रोग्राम मुनक्किद किए जाएंगे और रजाकाराना अतियात जमा किए जाएंगे। और खेल की खबरों में शतरंज के आलमी चैंपियन डी गुकेश को फ्री स्टाइल ग्रैंड स्लैम शतरंज के क्वार्टर फाइनल में फेबियानो कैरुआना के खिलाफ शिकस्त का सामना करना पड़ा। गुकेश सफेद मोहरों से खेलते हुए क्वार्टर फाइनल के पहले मरहले का मैच हार गए। इसके बाद गुकेश को दूसरे मरहले में भी शिकस्त का सामना करना पड़ा। तो नाज़रीन, खबरनामे में फिलहाल इतना ही। इजाजत दें। आदाब।